दोस्तों, जब भी हम इतिहास से किसी बड़े नेता, आधुनिक भारत के निर्माता या किसी महान न्यायविद या जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है। बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, नौकर चाकर और करोड़ों का बैंक बैलेंस। आज के दौर में राजनीतिक और संपत्ति का चोली दामन का साथ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा, जो देश का पहला कानून मंत्री बना था, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नींव रखने में मदद की, जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर की उपाधियां ली। अगर वह इंसान चाहता तो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर करोड़ों रुपए कमा सकता था। वो अपनी वकालत से महल खड़े कर सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके बैंक बैलेंस खाते में कितने पैसे थे? क्या उनके पास करोड़ों की जमीन थी? क्या उनके पास सोने चांदी के भंडार थे? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बाबा साहब की संपत्ति का वो सच ढटोलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम जानेंगे कि एक इंसान जो करोड़ों की कमाई छोड़ सकता था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस हाल में बिताए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बाबा साहब की उस औलत के बारे में पता चलेगा जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता। कहानी की शुरुआत करते हैं बाबा साहब की शिक्षा से। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति केवल आईआईटी या आईआईएम से पढ़ लेता है तो उसे लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। अब जरा सोचिए, साल 1910 और साल 1920 के दशक में जब भारत में शिक्षा का स्तर बेहद कम था, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए और पीएचडी की। इसके बाद वह लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस यानी डीएससी की डिग्री ली और बार एट लॉ बनकर बैरिस्टर बने। वह उस समय पूरे भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से एक थे। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौट रहे थे, तो जब वह विदेशों में थे तो उनके पास बड़ी बड़ी ऑफर थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाने को तैयार थी। रियासतों के राजा उन्हें अपने राज्य का दीवान या मुख्य सलाहकार बनाने के लिए लाइन में खड़े थे। बड़ौदा के महाराज ने उन्हें अपने राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अगर बाबा साहब सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने परिवार को एक आलीशान जिंदगी देना चाहते, तो वह आराम से बड़ौदा रियासत या ब्रिटिश हुकूमत के तहत एक बेहद अमीर अधिकारी बनकर जिंदगी गुजार सकते थे। उस जमाने में उनकी संभावित कमाई आज के करोड़ों रुपयों के बराबर होती है। लेकिन बाबा साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बड़ौदा की नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि वहां भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। एक इतना बड़ा विद्वान जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां थी, उन्हें रहने के लिए एक होटल या सराय तक नहीं मिल रही थी। उनके साथ काम करने वाले चपरासी भी उन्हें फाइलें दूर से फेंक कर देते थे। यही वो मोड़ था जहां बाबा साहब ने तय किया कि वो अपनी डिग्रियां का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को लात मार दी और मुंबई की एक तंग चाल में रहने चले गए, ताकि वो जमीन पर रहकर अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ सके। मुंबई आने के बाद बाबा साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। एक बैरिस्टर के रूप में उनकी शाख बहुत बड़ी थी। वह जब कोर्ट में खड़े होकर दलीलें देते थे तो बड़े बड़े ब्रिटिश जज भी हैरान रह जाते थे। वह चाहते तो उस समय के बड़े बड़े जमींदारों, राजाओं और उद्योगपतियों के केस लड़कर लाखों रुपए फीस ले सकते थे। लेकिन बाबा साहब का कोर्ट में केस लड़ने का एक अलग ही नियम था। वह ज्यादातर केस गरीबों, मजदूरों और शोषितों के लड़ते थे। उनसे वह या तो फीस लेते ही नहीं थे या फिर उतनी ही फीस लेते थे जिनसे उनका और उनके परिवार का पेट भर सके। कई बार ऐसा होता था कि उनके मुवक्किल के पास कोर्ट की फीस देने के पैसे नहीं होते थे, तो बाबा साहब अपनी जेब से पैसे देकर उनका केस लड़ते थे। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की। वह वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में लेबर मेंबर बने। उन्होंने मजदूरों के लिए काम किए घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करवाए। महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रसूति अवकाश की शुरुआत की। जरा सोचिए, जिस इंसान ने देश के मजदूरों और कामकाजी वर्ग को अरबों खरबों का फायदा पहुंचाया, क्या उसने खुद के लिए कोई फंड जुटाया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं बाबा साहब की इकलौती बड़ी भौतिक संपत्ति की, जिसे आज राजगिरी कहा जाता है। मुंबई के दादर में स्थित यह 3 मंजिला मकान बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से बनवाया था। लेकिन क्या यह घर उन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए बनवाया था? क्या इनमें कोई स्विमिंग पूल या विदेशी झूमर लगे थे? नहीं। इस घर को बनवाने के पीछे की कहानी भी बेहद भावुक करने वाली है। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का एक ऐसा शौक था जो दुनिया में शायद ही किसी और को रहा होगा। वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किताबें खरीदने में लगा देते थे। जब वो लंदन या अमेरिका जाते थे तो खाना कम खाते थे, पैसे बचाते थे और उन पैसों से पुरानी और दुर्लभ किताबें खरीदते थे। धीरे धीरे उनके पास हजारों किताबों का संग्रह हो गया। मुंबई की चाल के छोटे से कमरे में उन किताबों को रखना नामुमकिन हो गया था। किताबें खराब हो रही थी, इसलिए बाबा साहब ने कर्ज लेकर और अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से दादर में एक जमीन खरीदी और उस पर एक घर बनवाया।
जिसका नाम रखा गया राजगिरी। राजगिरी का मतलब होता है राजा का महल, लेकिन यह किसी राजा का महल नहीं बल्कि किताबों का महल था। इस घर के पहली 2 मंजिलों पर सिर्फ और सिर्फ किताबें रखी थी। बाबा साहब का यह निजी पुस्तकालय उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय प्राइवेट लाइब्रेरी माना जाता था, जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ किताबें थी। जब लोग उनसे पूछते कि आपने इतना बड़ा घर क्यों बनवाया, तो वह कहते थे कि मैं अपने बच्चों के बिना रह सकता हूँ, लेकिन अपनी किताबों के बिना नहीं रह सकता। ये किताबें ही उनकी असली दौलत थी। आज के समय में यदि उस पुस्तकालय की ऐतिहासिक और बौद्धिक कीमत लगाई जाए तो अरबों रुपये से भी ज्यादा होगी, लेकिन बाबा साहब के लिए वह कोई बिकाऊ संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान का मंदिर था। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वीडियो का सबसे बड़ा सच है। जब बाबा साहब का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उन्होंने देश का संविधान लिख दिया था। वह कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित बंगले में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद जब उनके बैंक खातों को निजी संपत्ति और जांच की गई तो जो आंकड़े सामने आए उसने सबको चौंका दिया। देश के इतने बड़े नेता स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता के निजी बैंक खाते में केवल 15,000 रुपए की आसपास की रकम जमा थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 15,000 रुपए। उनके पास कोई महंगी कार नहीं थी, उनके पास कोई गुप्त स्विच बैंक खाता नहीं था, उनके पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं थी। उनके जाने के बाद उनके परिवार के लिए कोई बड़ी जागीर नहीं बची थी। उनके पास जो कुछ भी था वह उन्होंने देश और समाज को दान कर दिया था। लंदन का वह घर यानी 10 किंग हेनरी रोड, जहां बाबा साहब 1921 से 22 में छात्र के रूप में रहे थे, उसे साल 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 32 करोड़ रुपए में खरीदा ताकि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा सके। आप समझ रहे हैं, जिस जगह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहकर पढ़ाई किए, उस जगह को महाराष्ट्र की सरकार ने 32 करोड़ में खरीदा। आज उस घर की कीमतें करोड़ों में है, लेकिन बाबा साहब वहाँ एक बेहद गरीब छात्र की तरह रहते थे, जहाँ कई बार उनके पास दोपहर का खाना खाने तक का पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने करोड़ के मालिक थे, तो उन्हें यह वीडियो दिखाना और गर्व से कहना बल्कि इंसानियत, ज्ञान और करोड़ों दिलों के मालिक थे। उनकी असली संपत्ति क्या थी? नंबर 1, भारतीय संविधान, जो आज 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। इस संपत्ति की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। नंबर 2, करोड़ों लोगों का सम्मान। उन्होंने समाज के उस दबके को आत्मसम्मान से जीना सिखाया जिसे सदियों से दबाया गया था। उन्होंने लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मंत्र दिया। नंबर 3, उनका ज्ञान, उनकी लिखी किताबें, उनके विचार, अर्थशास्त्र और कानून पर उनके शोध आज भी भारत सरकार और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने खुद गरीबी देखी लेकिन देश को वैचारिक रूप से अमीर बना दिया, जिसने खुद तंगहाली में जीवन बिताया लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला लगा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके बैंक अकाउंट में भले ही करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी इस देश की सबसे कीमती धातु है। बाबा साहब के इस महान त्याग और उनकी इस असली दौलत के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिसर्च और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।